हे एवरीवन, दिस इज़ मी सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं WB8 के ऊपर टॉपिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WB8 का जो जन्म है वो 1865 में हुआ था, 13 जून को। यहाँ पे लिखा है बोर्न इन सैंडी माउंट डबलिन Ireland on June 13, 1865. William Butler Yeats was the son of the well-known Irish painter John Butler Yeats. बोला है कि उनका जो जन्म है वो सैंडी माउंट में हुआ था, डबलिन में, आयरलैंड के। और उनका जो जन्म है वो 13 जून को हुआ था 1865 में। वो जो है एक फेमस वेल नॉन आयरिश पेंटर के जो है वो बेटे थे, जॉन बटलर उनके पिता का जो है वो नाम था, उनके फादर का नाम था। एंड ही स्पेंड हिज चाइल्डहुड इन काउंटी सेलिगो। उन्होंने जो है अपना बचपन जो है वो कहाँ पे स्पेंड किया था, कहाँ पे बिताया था? काउंटी सेलिगो में। वेयर हिज पेरेंट्स वर राइज्ड, वहीं पे उनके जो पेरेंट्स है यानी उनके माता पिता जो है वहीं पे जो है वो भी पले बढ़े थे। एंड इन लंडन, वो बिलोंग कहाँ करता है? लंडन में। ही रिटर्न टू डबलिन एट द एज ऑफ 15। वो डबलिन कब आए थे? 15 की उम्र में। जब वो 15 वर्ष के हो गए तब वो डबलिन वापस आए थे टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन एंड टू स्टडी पेंटिंग। अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करने के लिए और अपना जो पेंटिंग का जो उनका इंटरेस्ट था उसको स्टडी करने के लिए जो है वो रिटर्न हुए थे 15 साल की उम्र में वापस डबलिन को। बट क्विकली डिस्कवर दैट ही प्रीफर्ड पोइट्री। लेकिन बाद में उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं उनका जो इंटरेस्ट है वो पोइट्री में ज़्यादा है पेंटिंग से। बोर्न इनटू द एंग्लो आयरिश लैंडोनिंग क्लास, Yeats became involved with the Celtic Revival, a movement against the cultural influences of English rule in Ireland during the Victorian period, which sought to promote the spirit of Ireland's native heritage. एंग्लो आयरिश जमींदार वर्ग में जन्मे हिट्स सेल्टिक रिवाइवल में शामिल हो गए, जो विक्टोरियन काल के दौरान आयरलैंड में अंग्रेजी शासन के सांस्कृतिक प्रभावों के खिलाफ एक आंदोलन था। यानी कि वो एक आंदोलन में शामिल हो गए जो कि किसके खिलाफ था? अंग्रेजी शासन के सांस्कृतिक प्रभावों के जो था वो खिलाफ था, जिसने आयरलैंड की मूल विरासत की भावना को बढ़ावा देने की मांग की थी। आगे लिखा है Though Yeats never learned Irish Gaelic himself, his writing at the turn of the century drew extensively from sources in Irish mythology and folklore. हालांकि येट्स ने खुद कभी आयरिश गैलिक नहीं सीखी, लेकिन सदी के अंत में उनका लेखन बड़े पैमाने पर आयरिश पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के स्रोतों से लिया गया था। Also a potent influence on his poetry was the Irish evolutionary Mountgon, whom he met in 1889, a woman equally famous for her passionate nationalist politics एंड हर ब्यूटी। अब उनका जो है मुलाकात एक बहुत सुंदर सी स्त्री से हुआ जिनका नाम जो था वो मॉड गोन था। ठीक है, इसके अलावा उनकी कविता पर आयरिश क्रांतिकारी मॉड गोन का भी जो है वो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उनकी मुलाकात कब हुई थी? 1889 में हुई थी। वह महिला अपनी भावुक राष्ट्रवादी राजनीति और अपनी सुंदरता के लिए समान रूप से प्रसिद्ध थी। हालांकि उन्होंने 1903 में एक अन्य पुरुष से शादी की। यानी कि ये नहीं है कि वो वहाँ पे मिली और उनके साथ जो उसने हेल्प की तो उसी के साथ उसकी बाद में जो है वो शादी हो गई, ऐसा नहीं था। दो शी मैरिड अनदर मैन इन 1903, यानी कि 1903 में जो है उसकी शादी किसी और से हुई। एंड ग्रू अपार्ट फ्रॉम Yeats, एंड Yeats हिमसेल्फ वॉज इवेंचुअली मैरिड टू अनदर विमेन, जॉर्जी हाइड ली। शी रिमेन अ पावरफुल फिगर इन हिज पोइट्री। और जो Yeats हैं उनकी भी शादी जो है वो किसी और से हुई। उनकी शादी भी जॉर्जी हाइड ली से हुई थी, जो कि वो भी पावरफुल थी। वो भी, उसने भी बहुत अच्छा प्ले जो है अपने मतलब उसके लाइफ में, WB8 के लाइफ में उस लेडी का भी जो है वो बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा था, बहुत अच्छा उसका भी जो था वो रोल था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। Yeats was deeply involved in politics in Ireland. अब Yeats जो है वो धीरे धीरे राजनीतिक की गहराई में शामिल होते जा रहे थे। And in the 20s, despite Irish independence from England, his words reflected a pessimism about the political situation in Ireland and the rest of Europe, paralleling the increasing conservatism of his American counterparts in London, T.S. Eliot and Ezra Pound. अब देखो यहाँ पे कहा गया है
अब यहाँ पे बोला गया है जो ये WB येट्स थे वो जो है धीरे धीरे राजनीतिक में बहुत गहराई से जो है वो शामिल होते जा रहे थे। और 20 के दशक में यानी कि 20th सेंचुरी में इंग्लैंड में आयरिश की जो स्वतंत्रता के बावजूद, यानी कि आयरिश लोगों जो थे वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे, स्वतंत्र हो चुके थे, उसके बावजूद भी उनकी कविता में आयरलैंड और शेष यूरोप की राजनीतिक स्थिति के बारे में निराशावाद झलकता था। जो लंदन में अमेरिकी समकक्षों, जो लंदन में उनके अमेरिकी समकक्षों थे जैसे कि T.S. एलिट हो गए, एजरा पॉन्ड हो गए, ये सब की जो बढ़ती रूढ़िवाद के समान था। अब 1910 की बात हो रही है कि his work after 1910 was strongly influenced by Pound, becoming more modern in its concision and imagery, but it never abandoned his strict adherence to traditional verse form. He had a lifelong interest in mysticism and the occult, which was off-putting to some readers, but he remained uninhibited in advancing his idiosyncratic philosophy, and his poetry continued to grow stronger as he grew older. अब यहाँ पे बोला गया है कि 1910 के बाद उनका काम जो है, यानी कि WB येट्स का जो काम है वो एजरा पाउंड से काफ़ी प्रभावित था, यानी कि वो उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे और अपनी कल्पना और अधिक आधुनिक की ओर वो ले गए, अपनी कल्पना को जो है वो आधुनिकता की ओर जो है वो ज़्यादा लेकर के चले गए। लेकिन येट्स ने कभी भी पारंपरिक कविता रूपों के प्रति अपने सख्त पालन को कभी नहीं छोड़ा। रहस्यवाद और गुण विद्या में उनकी आजीवन रुचि रही, जो कुछ पाठकों को अच्छी भी नहीं लगती थी, लेकिन वे अपने विलक्षण दर्शन को आगे बढ़ाने में संकोच नहीं करते थे। यानी कि कुछ चीज़ें जो है वो रीडर्स को नहीं भी पसंद आती थी, फिर भी जो है वो अपने काम को जो है वो आगे बढ़ाते ही थे और अपने काम को आगे बढ़ाने में वो कभी भी संकोच नहीं करते थे। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, उनकी कविता जो है वो और ज़्यादा क्या होती गई, स्ट्रॉन्ग होती गई, मजबूत होती गई। अब देखो यहाँ पे लिखा गया है अपॉइंटेड अ सेनेटर ऑफ द आयरिश फ्री स्टेट इन 1922। उनको जो है 1922 में आयरिश फ्री स्टेट के जो है वो सीनेटर अपॉइंट किया गया, उनको घोषित कर दिया गया। ही इज़ रिमेंबर्ड एज एन इम्पोर्टेंट कल्चर लीडर। उनको जो है वो बहुत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नेता के रूप में जो है एक प्रमुख नाटककार सिद्धि जो है वो एक घोषित किया गया, वहाँ पे संस्थापक बना दिया गया और किसी भी भाषा के सबसे महान कवियों में से एक के रूप में उनको जो है वो अभी भी याद किया जाता है 20th सेंचुरी की। साथ में बोला गया है विलियम बटलर येट्स वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923 एंड डाइड ऑन January 28, 1939 इन रोकेब्रुन कैब मार्टिन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि विलियम बटलर येट्स जो है उनको जो है वो नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था लिटरेचर में 1923 में, और उनकी जो मृत्यु है वो 28 जनवरी को हुई थी 1939 में। और वो कहाँ पे हुई थी, रोकेब्रुन कैब, फ्रांस के रोकेब्रुन कैब मार्टिन में उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी। अब जो है उनकी कुछ प्रसिद्ध जो है वो कलाकृति हैं जो कि हम आगे देखेंगे, जैसे कि हिज फेमस वर्क, उनका जो है फेमस वर्क 1893 में उन्होंने द होस्ट ऑफ द ईयर लिखा था। अब 1970 में माय टेबल लिखा था। उसके बाद काफ़ी सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक 1970 में उन्होंने यूथ एंड एज भी लिखा था, एंड 1917 ये भी 17 ही है, और डीप स्वॉर्न वो, यानी कि इसका मतलब होता है एक गहरी शपथ। तो इस तरीके से जो है उन्होंने काफ़ी सारा वर्क फेमस है उनका WB येट्स का। इसके अलावा भी काफ़ी सारे वर्क्स हैं, इनके पोएम्स हैं जो हमने इससे डिस्कस किए हैं, जैसे कि द सेकंड कमिंग, ये सब काफ़ी फेमस पोएम है इनकी। तो ये सब कार्य जो है WB येट्स के हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। बोथ आईडीज लिंक आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड साथ में मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको वहाँ पे इशू हो, कोई भी क्वायरी हो, तो आप वहाँ पे जो है वो एजुकेशन रिलेटेड पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।